Okay, so we have to start again with this one-liner notes for chapter 8. We are starting with environmental psychology. It is the branch of psychology that deals with major psychological issues related to the human environment relationship. एक फॉर्मूले की तरह से हमने इसको लिखा है जिससे बहुत आसानी से समझ में आएगी बात कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है, इट्स अ ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। हमारा एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वैसे भी अगर हम देखें कि जिन दो लोगों के बीच, जिन दो चीजों के बीच कोई भी रिलेशनशिप होता है तो वहां पर इश्यूज हो सकते हैं। उन इश्यूज को स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में, और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, एनवायरमेंट की वजह से ह्यूमन को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, या फिर एक कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो किसी का एग्रेसिव हो जाना, बिहेवियर में चेंजेस आना एनवायरनमेंट की वजह से जो होते हैं, उन सब की स्टडी हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी, इकोलॉजी इन पर्टिकुलर हम जो ह्यूमन बीइंग और उनका एनवायरनमेंट है उनके इंटरडिपेंडेंस की बात करता है। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और इकोलॉजी में फर्क है, क्योंकि इकोलॉजी भी एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप ही है बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें उनके इंटरडिपेंडेंस को इंक्लूड किया जाता है कि कैसे एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है और ह्यूमन एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। बट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपना मेन रोल प्ले करती है। ठीक, यहाँ पे दोनों का इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के साथ में। अब हम आते हैं, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, वो हमारा है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। इसी टॉपिक पर जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। जो टॉपिक्स येलो में हाईलाइटेड हैं, ये जो लाइंस हाईलाइटेड हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी करती हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसी ऐसे वर्ड टू वर्ड एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एग्जैक्टली एमसीक्यू इवन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आर नॉट जस्ट फॉर द यूजी, इवन फॉर द पीजी। बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ओनली बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस पूछ ली जाती हैं एग्जैक्टली। अब क्योंकि उनको तो नहीं मालूम रहता इतना बारीकी से, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे सब तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता है कि लाइन वहां से पूछी गई है, बट हमें मालूम है क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं और एनसीईआरटी को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें जो वर्ड है मिनिमल, वो ये बताता है कि एनवायरमेंट अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन बींग अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एनवायरमेंट की वजह से ही ह्यूमन बींग सरवाइव कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर होल्ड करते हैं, अपनी अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं, और मिनिमल इफेक्ट है दोनों का एक दूसरे पर। तो ह्यूमन बीइंग पर स्पेशली एनवायरनमेंट का जो नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है, वो ये बताता है कि मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव बताता है। ये एकदम सिंपल है, ये सबसे कम यूज होने वाला पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप लोग जनरल अवेयरनेस जीके सभी कुछ पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो ग्लोबल है, जिस पर सभी कंट्रीज मिलके एक साथ भी वर्क करती हैं। और एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर साथ वर्क नहीं करेंगे तो फिर उसके डिजास्टर्स होंगे। तो इस मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव को लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का सबसे लोएस्ट लेवल का पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव को फ्रेम तो किया गया है, बनाया तो गया है, बट यूज में ये बिल्कुल भी नहीं लाया जाता है, क्योंकि वी एज एन इंडियन, अभी हम बात करेंगे स्पिरिचुअल में, मैं बताऊंगी आपको ये बात कि कैसे हम इंडियन के लिए एनवायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव इंडिया में तो क्या, कहीं पर भी इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आप नेग्लिजिबल वैल्यू भी मान सकते हैं, जैसे नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस की बात करता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव जो है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड से बना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट इज समथिंग दैट यू यूज फॉर वट एवर पर्पज। जिस भी चीज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज करने की चीज होती है। तो उसी तरीके से इट मेनली एग्जिस्ट फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर कंफर्ट एंड वेलबींग। एनवायरमेंट में जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, वाटर है या ट्रीज है, या जो भी हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, वो सब ह्यूमन के कंफर्ट और वेलबींग के लिए है और नेसेसिटी है, ह्यूमन की नेसेसिटी है। इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव इज द अपर मिडिल डिग्री होल्ड करता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव जो है वो एक अपर मिडिल क्यों कह रहे हैं, मिडिल क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने कंफर्ट के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से यूज करता है और उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता।
तो वो उसके यूसेज का है, एक बहुत अपर डिग्री में इसीलिए रखा जाता है इसको। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। जैसे इंस्ट्रूमेंटल में हमने इंस्ट्रूमेंट समझा, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट से वर्ड बना है ये, और इसको हाईएस्ट लेवल डिग्री का, हाईएस्ट डिग्री का हम जो है रिलेशनशिप कंसीडर करते हैं, क्योंकि यह है कि विच ऑट टू बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड इन अ ट्रू सेंस। और ये सच भी है। अगर हम केवल दूर ना जाएं, सिर्फ अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, तो हम लोग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हर चीज को बहुत वर्शिप करते हैं, चाहे वो और फिर हर रिलीजन में करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है कि आप पेड़ों को काट दो या डिफोरेस्टेशन कर दो या वाटर को कंजम्पशन वेस्ट करो, आप ऐसा कोई भी वो नहीं सिखाता है। पर इन पर्टिकुलर कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा इसको वैल्यू की जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी अगर किसी पौधे के ऊपर आपका पैर गिर जाए, पैर लग जाए, तो आप खुद से थोड़ा सा बुरा फील करते हैं कि अरे पौधा दब तो नहीं गया। ये है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, लव फॉर द नेचर, रेस्पेक्ट फॉर द नेचर इन ऑल द वेज। और इसी में हम, क्योंकि आपको मैंने प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर पहले पढ़ा दिया है, तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर भी तो यही होता है कि एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स हमारा प्रो लेवल का लव। प्रो बिहेवियर मतलब बहुत ही हाईएस्ट डिग्री का सबसे अच्छा बिहेवियर। तो हमारा जो प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर भी है वो भी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को ही होल्ड करता है। हमारा पूरा ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को ही होल्ड करते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अपर मिडिल में तो आता ही है। प्लस ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की भी बात करता है, और ये सच भी तो है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें दे रहा है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट फॉर द ह्यूमन, एनिमल्स के लिए भी आप देखिए, एनिमल्स तो इसी पर ही सर्वाइव करते हैं, एनवायरनमेंट पर ही सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। ये हाई मॉरल अप्रोच की बात है, इसमें हाई वैल्यूज हमारे नजर आते हैं। जितना आप ज्यादा एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स लव रखेंगे, उतना ही आपके घर में प्लांट्स होंगे, आप केयर करेंगे। अगर नहीं भी हैं, जरूरी नहीं सबके घर में प्लांट्स ही लगे हों, लेकिन जो भी आप नेचर में आपकी चीजें हैं उनकी टुवर्ड्स आपकी केयर नेचुरली डेवलप होगी, और यही कहलाता है प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। लेट मी सी, गंगा माँ, वंडरफुल, हाँ, शी इज राइट। गंगा माँ अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा जो फीलिंग है, दिस शोज द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। बिहेवियर तो हो गया बिहेवियरल लेवल पर, और पर्सपेक्टिव हो गया कॉग्निटिव लेवल पर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही बात के दो डायमेंशन हैं, पर बात एक ही है, चाहे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का है, चाहे प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर का है, एक ही एटीट्यूड के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको मुझे अच्छे से समझाना था, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर क्या क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, राइट, हमारे इमोशंस को भी करता है। जब आप बहुत ज्यादा समर में होते हैं, हीट में, गर्मी में बहुत देर तक आपको रख दिया जाए, और उसके बाद एक अच्छी सी रेन में, शावर में आप चले जाएं, तो आपके जो इमोशनल रिएक्शंस होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव भी होता है एस्पेक्ट। वो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन नेचुरल कैलामिटी देख ले, तो उसके इमोशंस नेगेटिव भी हो जाते हैं, उसके परसेप्शंस नेगेटिव हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन ने कोई ट्रॉमा में, किसी नेचुरल डिजास्टर में, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, मान लीजिए किसी फ्लड में ऐसा हो गया उसके साथ कि उसके फैमिली मेंबर्स बह गए, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई है, तो उसके लिए वो जगह या नेचर से वो वही जुड़ी हुई चीजें उसको पॉजिटिविटी नहीं देंगी। वो फिर कभी किसी रिवर के पास या किसी उसके पास जाने से डरेगा। तो ना केवल एनवायरनमेंट हमारे परसेप्शन और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, दीज कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड लाइक अ वेरी, यू नो, लंबे लंबे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आपको लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। सो नॉट ओनली द पॉजिटिव साइड, बट ऑल्सो सम डिजास्टर्स जो होते हैं उनके बाद पीटीएसडी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पीटीएसडी यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ जो हम ट्रॉमा की बात करेंगे, इस लाइन को ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रही हूँ। यहाँ जिस ट्रॉमा की हम बात करेंगे वो एनवायरमेंट रिलेटेड होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रॉमा बहुत टाइप से हो सकता है। अगर किसी पर्सन का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में पहुंच सकता है ना। किसी डिसीज के, एक लंबी डिसीज से सफर करने के बाद किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है, वो उसके लिए ट्रॉमेटिक हो सकता है, या सडन भी हो गई है तो भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो जरूरी नहीं हर कोई ट्रॉमा एनवायरनमेंट से जुड़ा हो। लेकिन हम आगे बात करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आगे ये बात करेंगे कि पीटीएसडी से जो लोग सफर करते हैं, उसमें एनवायरनमेंट से होने वाला जो ट्रॉमा होता है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है।
अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा 2-4 टॉपिक के बाद आएगा, तो वहाँ हम पहुँचेंगे। हमारा एनवायरनमेंट जो होता है, हमारे ऑक्यूपेशन, लाइफ़स्टाइल, एटीट्यूड, इस पर भी अपना इम्पैक्ट डालता है। जो लोग सिटीज़ में, विलेजेस में रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन, स्टाइल, एटीट्यूड्स पर अपना, हाँ, एनवायरमेंटल ट्रॉमा। Vasundhara is smiling so much. So noise is one of the stressor. Noise एक stressor होता है, environmental stressor होता है, noise pollution, ये तो आपने पहले पढ़ा ही है। Noise में ऐसा कुछ नया नहीं है। आपको पता है कि noise एक लेवल से जब ऊपर चली जाती है तो किसी भी पर्सन के लिए बहुत annoying और irritable हो सकती है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप कोई इंटरेस्टिंग वर्क कर रहे हैं तो वही नॉइस आपको बॉदर नहीं करेगी, है ना? जैसे आप अपने किसी फेवरेट पर्सन के मैसेजेस पढ़ रहे हैं तो कुछ भी शोर चलता रहे आगे पीछे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कंसंट्रेशन वाला वर्क कर रहे हैं जो बोरिंग है, तो उसमें आपको सारी दुनिया के नॉइस आपको उस समय सुनाई देने लग जाते हैं। तो इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग एज वेल। लेकिन कोई इंटरेस्टिंग वर्क होता है तो नॉइस उतना हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा नॉइस में सिंपल मेंटल टास्क इजीली कर सकता है पर्सन। नॉइस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी तो आप नॉइस जानते ही हैं कि क्या होती है। और हमारी क्लासेस ऐसी होती है जिसमें नॉइस नहीं होता, अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा नॉइस होता है, राइट? तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नॉइज जो होती है वो अनोइंग और इरिटेबल होती है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन सम ऑफ द क्वेश्चन बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। पोल्यूशन, यू नो व्हाट पोल्यूशन इज। एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन बहुत सारे टाइप का होता है। उस पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे होता है पोल्यूशन, आप शायद क्लास 1 2 3 से ही शुरू हो गया था ये पढ़ाना आप लोगों को के स्कूल्स में। So you know very well about it. You can go through all these points. You will understand. Now the most important topic of this chapter, again not most क्योंकि मैं सबके आगे तो most नहीं लगा सकती, but yes, one of the very important topic, that is crowding. क्राउडिंग में एक फीलिंग होती है डिस्कम्फर्ट एंड अनइजीनेस की। क्राउडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज स्पेस। स्पेस पे डिपेंड करता है कि क्राउड क्रिएट हो रहा है या नहीं। क्राउड जब क्रिएट होता है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, प्राइवेसी में लैक फील होता है। हमें लगता है कि फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। क्राउडिंग में लीड टू अबनॉर्मल बिहेवियर एग्रेशन, लोग गुस्से में आ जाते हैं ज्यादा क्राउड्स में रहते हैं तो, राइट, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो क्राउड किस पे डिपेंड करता है कि जब वो पर्सन कितने स्पेस में कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया है, दैट इज द क्राउड। आप एक ट्रेन बहुत क्राउडी भी हो सकती है और एक ट्रेन में आप बहुत आराम से इजी गोइंग भी जा सकते हैं। जब क्राउडिंग होती है तो इट क्रिएट अ नेगेटिव व्यू ऑफ द स्पेस अराउंड अस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब क्राउडिंग होती है, मैंने बोला ना स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्राउडिंग। तो स्पेस के बारे में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। जैसे एक छोटे से रूम में अगर 10 लोग बैठे हैं तो आपको उस स्पेस में इरिटेशन फील होगा, आप शायद अंदर ही ना जाना चाहो। लेकिन अगर एक छोटा रूम भी है और वो खाली है और उसमें एक चेयर है और आपका लैपटॉप है और आपका वर्क है और आपके साथ कॉफी है, सब कुछ आपसे रिलेटेड चीजें हैं, तो उस रूम से अच्छा आपको कुछ लगेगा ही नहीं, चाहे वो कितना छोटा भी क्यों ना हो। तो स्पेस के बारे में नेगेटिव व्यू क्रिएट हो जाता है जब क्राउडिंग होती है। अब क्राउडिंग से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वैसे तो और भी बहुत है लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स, क्राउडिंग टॉलरेंस एंड कंपटीशन टॉलरेंस। क्राउडिंग टॉलरेंस क्या होता है कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें पर्सन मेंटली डील करता है। मेंटली क्यों डील करता है? क्राउड को जाके डायरेक्टली भी तो डील कर सकता है। तो रियल में सिनेरियो हो या ना हो, पहले उस चीज को करने के लिए मेंटल स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि आपको जो है आज एक कोई प्रेजेंटेशन कंडक्ट करनी है क्लास में। मान लीजिए इसी क्लास में हमने आपसे कहा कि आपको एक प्रेजेंटेशन कंडक्ट करनी है। तो आप नॉट ओनली यू विल थिंक अबाउट द कंटेंट एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर द थीम एंड एवरीथिंग, यू विल आल्सो थिंक कि मुझे कितने लोगों के सामने से प्रेजेंट करना है। ये चीज डेफिनेटली आएगी। सो दिस इज क्राउडिंग टॉलरेंस इज वन ऑफ द कंपोनेंट। जब हमें क्राउड के साथ डील करना होता है तो हम उस हाई डेंसिटी क्राउडेड एनवायरनमेंट के संग कितना डील कर पाएंगे, वही वो हमारे कॉन्फिडेंस का एक एस्पेक्ट होता है। हमें नॉलेज कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर हम क्राउड के साथ डील नहीं कर पाते हैं तो हम नर्वस हो जाएंगे, हमारी नॉलेज एक तरफ हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्राउडिंग टॉलरेंस उन लोगों में ज्यादा होता है, ये वैल्यू उनमें ज्यादा हाई होती है जो लोग बड़े क्राउड्स के साथ में इजीली डील कर सकते हैं। जैसे मीडिया, न्यूज रिपोर्टर्स, एंकर्स, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को देखिए आप, कितने बड़े बड़े क्राउड्स को वो डील कर लेते हैं, तो उनके अंदर क्राउडिंग टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्राउड में तो वो बाद में जाते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है कि आज 5,000 लोग होंगे, एक पॉलिटिशियन को बाद में मालूम चलता है पहुंचने के बाद।
वो पहले से उस चीज को लेके प्रिपेयर होते थे. समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग इन द चैट बॉक्स. Upbringing in joint family, yes, wonderful. खैर, for them it can be correct. It is actually right कि upbringing in a joint family can also create crowding tolerance in you. जैसे कि जो लोग बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, या आप एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड वो वर्किंग लाइक ऐसे वर्क प्लेस पे वो वर्क कर रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है. दे हैव टू सिट राइट इन फ्रंट ऑफ देयर कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग. समटाइम्स आई आस्क देम, जब बातचीत होती है, then I ask them, just please come and join my class sometimes. When you join a class of 60 students, 65 all shouting on your head, then I'll see what tolerance power you have. We don't generally use this crowding tolerance all the time, but then we say, then we will see what your tolerance power is. तो crowding tolerance है हमारी. टॉलरेंस आपको किसी का बाहर से नहीं दिखता है, राइट? वो तो एक इनेट पावर है. ये अलग बात है, बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट जरूर होता है, बट होता अंदर ही है. खैर, तो दिस इज ऑल क्राउडिंग टॉलरेंस. कंपटीशन टॉलरेंस ऐसा होता है कि जब आपको एक क्राउड के साथ compete करना है, यू आर द पार्ट ऑफ द क्राउड, यू आर नॉट आउट ऑफ द क्राउड. क्राउडिंग टॉलरेंस के लिए आप आउट ऑफ द क्राउड हो सकते हो, बट कंपटीशन टॉलरेंस में आप डेफिनेटली उसका पार्ट होगे. क्राउडिंग में दोनों चीजें हो सकती हैं. हो सकता है आपको क्राउड के बीच में रह के, जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं एक ऐसे मेले में चली जाऊं जहाँ बहुत सारे लोग मेरे आसपास हों, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्राउड के बाहर खड़े होकर ही क्राउड को डील करना है. कभी आप उसके अंदर भी हो सकते हैं, आप ना जाना चाहें, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अंदर बहुत भीड़ है, मैं नहीं जाऊंगी. कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं बहुत भीड़ है उसमें, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां से बाहर निकल आई. तो दिस इज ऑल्सो क्राउडिंग टॉलरेंस. whereas in competition tolerance you have to be a part of this competition. This CUET is also testing our competition tolerance. Yes, indeed, it is doing it. ऐसे वसुंधरा जो कुछ भी हमसे मजाक में भी कहती है, बट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द आवर स्टडी, कि कंपटीशन टॉलरेंस में क्या होता है कि इट इज द एबिलिटी टू पुट अप विद द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स वुड हैव टू compete विद मेनी अदर्स. बट यू आर राइट एट योर पार्ट कि सीयूईटी वाला भी ठीक ही है एग्जाम्पल एक तरीके से. लेकिन जब लोगों को तो हम लगता है, ऐसे ही सकते हैं कि कोई गरीब है और उसको कहीं पे भंडारा लगा हुआ है और उसको खाना है, तो वो मतलब कि भीड़ में जाता है अपना मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए, वो लंगर लेने के लिए। हाँ, तो उसमें मतलब कंपटीशन टॉलरेंस, किसको खाना लेना ही लेना है, पर उसका हाँ, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। very good. This is one of the correct example, Vibhuti. Very good. So that is also competition. Wherever you have to compete in a situation, it is competition tolerance. But you should show tolerance, then only it is competition tolerance, right? तो वो ये दिखाता है कि किसके अंदर कितना tolerance है. We are coming to the personal space now. Good one. We are coming to the personal space. Personal space तो आप बहुत अच्छे से समझा देंगे अगर मैं आप में से किसी से पूछूं. I'll quickly finish it without asking. पर्सनल स्पेस इज द कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस जो हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास रहे. उसमें वो हाईली क्राउडेड एनवायरनमेंट से अफेक्ट ना हो, तभी वो पर्सनल स्पेस है. वो हमारा आइसोलेटेड पोर्शन हो जहाँ पे हमारे कंफर्ट की सारी चीजें हो, तब उसको पर्सनल स्पेस बोलते हैं. अब एक टॉपिक है अगेन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अगेन, एडवर्ड हॉल ने, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, 4 kind of इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंसेस के बारे में बताया. अगेन इसको प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसमें 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है. एक तो इनके नामों पर, 4 नामों को ध्यान रखना है. काइंड ऑफ 4 डिस्टेंसेस, 4 kind of distances. उसके बाद इनकी जो लेंथ है, 14 इंचेस, 14 इंचेस टू 4 फीट, 4 to 10, 10 to फॉर्मल. थोड़ा कंफ्यूजन पर्सनल सोशल में होता है, बाकी तो बहुत आसानी, पब्लिक भी आप आसानी से बता देंगे, इंटीमेट भी बता देंगे. और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या फैक्टर है एग्जैक्टली विद दिस नेम. आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स. विद दिस नेम, सोशल सेटिंग, फॉर्मल इंटरेक्शन, इस तरीके से मैचेस में भी आ जाते हैं क्वेश्चन. एक आज की प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करवाऊंगी. तो अब बात करते हैं कि इनके चारों के नाम तो आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर. इंटीमेट इज समथिंग वी जस्ट गेट इंटीमेट विद समवन. सबके साथ इंटीमेट नहीं होते. हमारे इंटीमेटेड रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं. हो सकता है हम किसी पर्सन के शोल्डर पे सर रख कर बात कर रहे हैं, उससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, या किसी को हक करके उससे अपनी कोई बात कह रहे हैं, राइट? या ये भी हो सकता है कि किसी के पास में बैठ के बात कर रहे हैं. तो अप टू 18 इंचेस, यानी कि 18 इंचेस अप टू मतलब हम बहुत क्लोजनेस से 18 इंचेस की जो डिस्टेंस होती है, वहां पर जब हम किसी पर्सन से इंटरेक्शन करते हैं, तो ये एक
काइंड ऑफ इंटीमेट डिस्टेंस कहलाती है, जो हम मेंटेन करते हैं उन इंटरेक्शन में जो बहुत हमारे लिए बहुत प्राइवेट होते हैं या हम बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं। तो ये तो क्लियर है। उसके बाद पर्सनल डिस्टेंस में क्या होता है, इट इज मेंटेन्ड बिटवीन 18 inches to 4 feet in work or social settings, mostly when the colleagues are talking to each other, when you student each other, आपस में एक सीट में जो आप लोग बैठते हैं वो पर्सनल डिस्टेंस है। अब उसको इंटीमेट डिस्टेंस नहीं कहेंगे कि वो तो मेरे हमारी तो टीचर हमें एक ही सीट पे 4 लोगों को बिठा देती हैं तो डिस्टेंस इंटीमेट हो जाएगी, नहीं, वो डिस्टेंस पर्सनल है। बिकॉज जस्ट जो नाम है उसके साथ हम उसके इमोशन को साथ लेकर चलेंगे ना, कि इंटीमेट डिस्टेंस है तो वही फीलिंग है और वही क्लोजनेस है। वो क्लोजनेस जो है वो डिस्टेंस से नहीं नापी जाती। कभी कभी आप ट्रेन में भी तो जाते हो, ट्रेन में इतना, ट्रेन हो गया, बस हो गया, कुछ क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, तो क्या सब में इंटीमेट हो जाएगा? नहीं, वो नहीं हो सकता ना। तो पर्सनल डिस्टेंस क्या होती है, जो हम किसी के साथ मेंटेन करते हैं व्हेन वी आर मेनली इन द सोशल सेटिंग, वर्क सेटिंग। वर्क वर्क क्या होगा, मेरे लिए तो कुलीग्स हो गए, आपके अपने क्लासमेट्स हो गए। सोशल डिस्टेंस तब मेंटेन की जाती है जब हमें फॉर्मल इंटरेक्शन करना होता है। फॉर्मल किस किस के साथ हम करते हैं, आप अपने टीचर के साथ जो करते हैं वो फॉर्मल ही कहलाता है। आप ज्यादा ही क्लोज हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज एक सोशल डिस्टेंस कहलाती है। आपके पेरेंट्स जो आप पीटीएम में मिलने आते हैं टीचर से, सोशल डिस्टेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, पर्सनल और सोशल का डिफरेंस फिर से समझा देती हूँ। पर्सनल में क्या होता है, जिनके साथ ये डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं उनके साथ हम इनफॉर्मल बॉन्ड शेयर करते हैं। और इंटीमेट से वो ये इस तरह से अलग होता है कि इसमें उस क्लोजनेस की डिग्री ज्यादा होती है। पर्सनल डिस्टेंस में वो जो डिग्री है थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम, मतलब बहुत कम भी नहीं पर थोड़ी सी कम होती है। सोशल डिस्टेंस इज मेंटेन बिटवीन, जब फॉर्मल, इसमें क्या होता है वो और कम हो जाती है। अगर आप उस इंटीमेसी की डिग्री को देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है, फिर थोड़ी कम होती है, लेकिन इन लोगों से हम क्लोज होते हैं। सोशल डिस्टेंस में क्या होता है, थोड़ा फॉर्मल ज्यादा हो जाते हैं और क्लोजनेस थोड़ी कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है। पब्लिक डिस्टेंस क्या होती है, ये 10 feet टू इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी हम जैसों के लिए लिखा है, जैसे आप और हम दोनों इन्फिनिटी वाले ही हो गए। तो ये पब्लिक डिस्टेंस, बट हमें मेंटली तो ये डिस्टेंस पब्लिक नहीं फील होती है, बट फिलहाल पब्लिक नहीं आएगी जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट, बेसिकली जहाँ पे ऑडियंस होती है। यस, समथिंग इंटरेस्टिंग इज कमिंग आई थिंक अगेन। इफ आई एम टेकिंग अ मीटिंग ऑफ माई colleague, then is it a social distance? देखिए ऑनलाइन मीटिंग्स अगर आप ले रहे हो, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मीटिंग, राइट? You said if I am taking a meeting Yes, of my ma'am. colleague. Ma'am, online also and like offline, हाँ, agar I okay. am speaking and others are listening. Tell me which one it should be. Ma'am, in online it should be personal, ma'am. Why in online in personal? Why, Vasundhara? Because मैम जब हम बात कर रहे हैं सो इट्स नॉट अ पब्लिक डिस्टेंस, क्योंकि हम बहुत क्लोजली बात करते हैं, बट इट इज नॉट वेरी इंटीमेट ऑल्सो, क्योंकि हम प्राइवेट बात नहीं करते हैं. Okay, depending on what kind of meeting is it. Like if you have conducted a meeting with your friend, then it would be personal. The question you have asked, the answer has to be social distance for it, because you are making a formal. You are like you are taking it for your employee when you are taking. It is a social distance, but when you are doing it with your colleague, it is personal distance. Let me just see the question again. मैम Meeting of my colleague. Okay. Yes. मैम Hmm. मैम जैसे अगर जो वसुंधरा ने क्वेश्चन पूछा कि मीटिंग विद कलीग और वो भी ऑनलाइन मोड में, हाँ तो हाँ. मैम अगर हम जैसे फॉर्मल मीटिंग है तो सोशल डिस्टेंस हो जाएगा, बट अगर हम डिस्टेंस की वे में देखें तो मैम हम्म. इसको हम पब्लिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब एक साथ दोनों बोल सकते हैं. Okay, let me give one interesting answer of this question. Because when these were conducted, there was no situation like online. तो ये हमारे खुद के माइंड की क्रिएटिविटी है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे अगर हम इसको ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि जब ये रियल में होता तो हम कितनी दूर होते। जैसे अगर हम अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले ले विभूति, तो जब हम रियल में होते, वही ऑनलाइन मोड तो अभी चल रहा है ना, बट जब हम रियल में होते तो हम कितनी दूर होते एक दूसरे से, हम सोशल डिस्टेंस में ही तो दूर होते। तो हमारी इवन दो आर मीटिंग इज गोइंग ऑन थ्रू द ऑनलाइन मोड, इट विल स्टिल कम अंडर सोशल डिस्टेंस, because the question will never be asked like this that कि ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। लेट मी मेक यू इट वेरी क्लियर कि आप अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो द क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, पहली बात। ठीक है, और दूसरा अगर आप मुझसे जनरली पूछ रहे हैं तो मैंने आपको ये बात समझा दी कि ये चीज जो है हमारी इसमें आती ही नहीं है।
सोशल डिस्टेंस में तो आएगी, हाँ क्योंकि हम इसको, मैम, ये उस पर्सपेक्टिव से ही है कि कोई बंदा फिजिकली प्रेजेंट है। हाँ ये फिजिकल, इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस है एनवायरमेंटल ना। है ना मैम, तो मैम हाँ, अगर ऑनलाइन है तो वो एनवायरमेंट होएगा नहीं। पहली बार देखिए ये क्या हाईलाइट किया है मैंने, इट्स फिजिकल डिस्टेंस, है ना। और अगर फिर वैसे अगर वाकई में फिजिकली नापने लग गए तो फिर तो ये पब्लिक ही हो जाएगी, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन, यू नो दैट इट वाज नॉट कंसीडर्ड दैट टाइम, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेचुरल डिजास्टर्स। अब यहाँ तो कोई समझाने वाली बड़ी बात है नहीं, यू ऑल नो अबाउट एवरी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपने सुना ना हो, और बल्कि नए नए आगे आ सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे रियल लाइफ में। तो इस तरीके के जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो किसी भी पर्सन के लिए जो सफर करता है उस नेचुरल डिजास्टर में, उसको पीटीएसडी से सफर करना पड़ सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब पीटीएसडी की प्रॉब्लम से पर्सन सफर करता है तो उसको डिफरेंट सिम्टम्स फील होते हैं, जो कि फिजिकल रिएक्शन, कॉग्निटिव रिएक्शन और इमोशनल भी होते हैं, मेंटल, सभी तरीके के होते हैं, आपको पता ही है। वो सारे रिएक्शंस उसको देखने को मिलते हैं। द थिंग इज नॉट दैट कि वो रिएक्शंस क्या होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन जब किसी एबनॉर्मेलिटी से सफर करता है तो बिहेवियरल लेवल पर हम देखेंगे कि उसको मेंटल, सोशल जो भी है उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चला गया है, घबरा जा रहा है, पैनिक हो रहा है, बात नहीं कर रहा है, कुछ भी, दैट कैन बी एनीथिंग, बहुत ज्यादा वरी है उसकी, लोअर कंसंट्रेशन हो गया, ये सब चीजें तो एक तरफ हो गई। पॉइंट ये है कि हम उस पर्सन के, पीटीएसडी से सफर करने वाले उस पर्सन के लिए क्या करेंगे। हम ऐसा क्या करेंगे कि जो पर्सन है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक तो होता है वार्निंग, जो हमारे हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है भाई, हम कैसे, क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये हम, हर एक पर्सन तो वार्न नहीं कर सकता, इट्स नॉट दैट इजी। तो ये ज्यादा लोगों के हाथ में नहीं है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो हमारा मौसम विभाग हो गया, ये सब तो वार्न कर सकते हैं, बट हर कोई नहीं कर सकता। बट हर कोई क्या कर सकता है, सेफ्टी मेजर्स कर सकता है। जैसे आप अपने स्कूल्स में देखते होंगे कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, बहुत सारे जो डिजास्टर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे बचने के लिए मेजर्स रखते हैं। दिस कैन बी डन बाय एवरीवन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पीटीएसडी which has been created due to the environmental stresses, स्पेसिफिकली जो मैंने आपको पहले बताई दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो येलो से हाईलाइटेड है, और ये इसी ऑर्डर में चलता है। यू मे बी आस्क्ड द ऑर्डर ऑफ दीज स्टेप्स, यू मे बी आस्क्ड which among these is not a step of dealing with PTSD for a person who is suffering from this natural disaster or something। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको क्या क्या करना है, एक तो इनके नामों को याद रखना है, ऑर्डर को याद रखना है, राइट। सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने अपना एनवायरमेंटल स्ट्रेसर या इस तरीके की सिचुएशन में कुछ भी खो दिया है, तो आप पहले क्या करेंगे, काउंसलिंग नहीं करने बैठेंगे उसकी, उसको सेल्फ एफिकेसी बूस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे उस पर्सन की कोई मटेरियल हेल्प तो नहीं चाहिए। तो कोई पर्सन जिसका फ्लड में कोई चला गया है, सामान हो गया है या कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, उस पर्सन को आप क्या हेल्प करेंगे भाई, उसको उसके फूड, क्लॉथ्स, मेडिकल हेल्प ये प्रोवाइड कराएंगे, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जब उस पर्सन की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, वही हायरार्की में हम चल रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो उसके बाद हम उसको उसको काउंसिल करेंगे, कि उसको हिम्मत देंगे कि वो पर्सन उस सिचुएशन से हील करे। उसको ग्रुप लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर जैसे भी होगी काउंसलिंग दी जाएगी। जब काउंसलिंग दी जाएगी तो पर्सन का थोड़ा सेल्फ बूस्ट होगा। अब उसकी सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी कि जो आपने जो भी सफर किया है, आप उस फेज से निकल सकते हैं। ये हम ही ना कहते रहे काउंसलिंग में, पर्सन खुद उस लेवल पे पहुंचे, उसकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो जाए कि वो अब अपने आप को समझा सके। रिहैबिलिटेशन आपने पहले भी पढ़ा, रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, रिहैब्स में पर्सन को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, वो भाई रेगुलर लाइफ तो नहीं जी पाएगा, बिकॉज क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रॉमा को फेस किया है। तो उसको रेगुलर लाइफ में लाने के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट या उसका नॉर्मल रूटीन पे लाने के लिए वर्क किया जाए, और फिर उसको फॉलो भी किया जाए, फॉलो अप किया जाए कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। इन पॉइंट्स को आप याद करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज समथिंग वी शो द लव एंड अफेक्शन फॉर द एनवायरमेंट, शो ड्यू रिस्पेक्ट फॉर इट। पर कैसे करेंगे, सिर्फ उसके बारे में बातें करके, डिबेट करके? ऑब्वियसली नॉट। हम क्या करेंगे कि ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और उन्हें कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हर वो चीज जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है उसके लिए अपने एफर्ट्स डाल के। जैसे यहाँ पे है कि रिड्यूसिंग टॉक्सिक वेस्ट, से नो टू प्लास्टिक। अब हम कह तो रहे सेइंग नो टू प्लास्टिक,
दिस इज जस्ट अ जनरल सेइंग, से नो टू प्लास्टिक। हम कंप्लीटली तो नहीं कर सकते बट रिड्यूस तो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम आप ये सब पढ़िएगा कि ये सब जो भी तरीके हैं इनकी हेल्प से हम ट्रू एनवायरमेंटल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइकोलॉजी एंड सोशल कंसर्न। यहाँ पे जो 4 टॉपिक हैं, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल डिसएडवांटेज एंड दिस discrimination, these 4 are very important. Now we are going to talk about the psychology and social concern problems. So there are 4 problems which we are going to talk about. Poverty. Poverty is what? A lack of necessities in life which one feels. अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि there are some lack in the basic necessities in his life, then it is called poverty. पॉवर्टी तब भी होती है जब पर्सन के साथ कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ वेल्थ और एनीथिंग इन सोसाइटी, तब भी पॉवर्टी की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इसमें शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज रहती है जो कि बेसिक लिविंग्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी पर्सन जो जिसके पास सफिशिएंट है बट उस फिर भी वो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है कि मतलब मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज की फीलिंग उसकी अगर जनरेट होती है तो वो पॉवर्टी की फीलिंग नहीं होती, वो डेप्रिवेशन की फीलिंग होती है। पर्सन डिप्राइव्ड फील करता है, फीलिंग होती है। डेप्रिवेशन इज अ फीलिंग, पॉवर्टी इज अ कंडीशन। पॉवर्टी एक्चुअली एक स्टेज है जो दिखाई देती है, लोगों को नजर आती है कि हाँ वो पर्सन गरीब है। बट डेप्रिवेशन में क्या होता है, पर्सन की फीलिंग उसके अंदर जनरेट होती है। और ये हाईलाइट भी किया गया है कि ये परसेप्शन और थिंकिंग होती है। तो एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास सब कुछ है वो भी डिप्राइव्ड फील कर सकता है। पॉवर्टी वाला पर्सन तो करता ही है, जो पुअर है वो तो करता ही है, वो तो डिप्राइव्ड फील करेगा ही। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ से मतलब अगर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पर्सन के पास है तो वो पुअर में नहीं कहलाएगा, बट वो डिप्राइव्ड हो सकता है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट उसको ये फील कराती है कि वट एवर ही वॉन्टेड टू, ही फेल्ट दैट ही डिजर्व्स और ही शुड हैव, he is not having it. So the person may be known called as a deprived. Yes, Ambani can feel deprived comparing to Elon Musk. Very right, very true. Huh? Interesting example, Vasundhara. So social disadvantage is what? It is a condition. Again, it is a condition जहाँ पर हम देखते हैं कि discrimination हो रहा है. We have next topic is discrimination. So discrimination always leads to a social advantage condition. डिस्क्रिमिनेशन जब सोसाइटी में सोसाइटल लेवल पर होता है, वो नहीं जो हम अपने मम्मी पापा से कह देते हैं कि आपने उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, दैट इज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन। वो कभी डिसएडवांटेज की तरफ नहीं ले जाता। डिस्क्रिमिनेशन जब हम कास्ट क्रीड के बेसिस पर, रिच पुअर के बेसिस पर, वेल्थ स्टेटस इनके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो जब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो किसी को हम ज्यादा करेंगे, किसी को कम करेंगे। तो जब कम करेंगे जिसको, वो डिसएडवांटेज वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, उनको सोशली डिसएडवांस्ड फील करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक ही टाइप के लोग रहते हैं और वहां पर कोई दूसरे रिलीजन का पर्सन आके रहने लगा, अब जो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें उसको इंक्लूड नहीं करा रहे हैं अपने साथ में, तो एक सोशल डिसएडवांटेज है कि उस पर्सन को एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है, उसको अपने सोसाइटी उस लोगों के बीच में वो एक अच्छी हेल्दी हैप्पी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो जहां पर भी डिसएडवांटेज होता है, सोशल डिसएडवांटेज, वहां पे जो माइनर कम्युनिटी होती है, इन वट एवर सेंस, कास्ट, पॉवर्टी, रिलीजन, स्टेटस, किसी भी केस में माइनर कम्युनिटी होती है, बहुत ज्यादा सफर करती है। और ये होता किस वजह से ही, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है। डिस्क्रिमिनेशन एक बिहेवियर है, सोशल डिसएडवांटेज एक कंडीशन है, स्टेट है जो नजर आती है, डेप्रिवेशन एक फीलिंग है, और पॉवर्टी अगेन एक कंडीशन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है मगर मोटी बात है। तो डिस्क्रिमिनेशन है जब हम काइंड ऑफ, आपने पढ़ा ही है सोशल साइकोलॉजी में पहले कि डिस्क्रिमिनेशन में हम बिहेवियरल लेवल पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और ये किसी भी बेस पर हो सकता है। अब पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी बात करेंगे। जब भी कोई पर्सन डिप्राइव्ड फील करता है, पॉजिटिव तो बिल्कुल फील नहीं करता है, नेगेटिव फील करता है। इसी तरीके से जो पर्सन पुअर होता है उसके अंदर भी हम बहुत सारे काइंड ऑफ नेगेटिविटी एंड लो चीजें देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सोशल बिहेवियर, ये सब हमारे कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजिकल सोशल फंक्शनिंग है या हमारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं। हर एक चीज पर ऐसे लोग जो पॉवर्टी और डेप्रिवेशन से जुड़े होते हैं, जुड़े से मतलब हम उन लोगों की बात करें जो इधर पुअर हैं या डिप्राइव्ड फील करते हैं, दे विल ऑलवेज बी इधर नेगेटिव और लो इन ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। मोटिवेशन लो होगा, ठीक है,
पर्सनैलिटी नेगेटिव होगी, लो सेल्फ एस्टीम, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ लो होंगे, राइट। सोशल बिहेवियर, एक उनको ऐसा फील होगा कि दे आर लेफ्ट आउट, दे विल ऑलवेज फील समथिंग नेगेटिव अबाउट इट, उनका सोशल बिहेवियर बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम देखेंगे जो उनकी रीजनिंग की कैपेबिलिटी है, या फिर poor people have high motivation to survive. We'll talk about it, Vasundhara. Just let me finish this. उनकी cognitive functioning होती है because of the improper diet they get, या फिर जो उनको जीन्स में मिलता है अपने पेरेंट्स से, वही उस लेवल का इंटेलिजेंस वो पजेस करते हैं। मेंटल हेल्थ उनकी जो होती है वो जनरली देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस के मामले में या किसी चीज के मामले में हम देखते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए वरीड रहते हैं, और इसके अलावा उन्हें ये भी लगता है कि चीजें इजी नहीं होती हैं, तो वो चोरी करना या कुछ ऐसी मैलफंक्शनिंग बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वसुंधरा का क्वेश्चन ये था, शी वाज सेइंग पुअर पीपल हैव हाई मोटिवेशन टू सर्वाइव, इट इज समथिंग दे बिकम यूज्ड टू। वसुंधरा, वो उस एनवायरनमेंट में जिसको जो आपको लगता है कि उनके पास हाई मोटिवेशन होता है, वो लोग इसलिए ग्रो नहीं करते, वो सिर्फ उसमें सरवाइव इसलिए करते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि गरीबी हमारी किस्मत है, दिस इज समथिंग वी आर इन। आप गरीब लोगों के साथ में कभी इस तरीके की बात अगर वो आपसे करते हैं, तो यू विल फाइंड द स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि ये मतलब दे देमसेल्व्स कैटेगराइज, खुद को खुद दूसरों से अलग मानकर चलते हैं कि वो तो बड़े लोगों की बात अलग होती है, या बड़े लोग तो ऐसा करते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट इट हम भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं। सी एक्सेप्शंस विल बी एवरीवेयर, बट हम ये कहें कि उनको पास मोटिवेशन होता है सरवाइव करने के लिए, that is not motivation, that is Vasundhara, that is the capability they develop in themselves to deal with the situations। उनको पता है कि उनको अगर खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, they'll learn to manage with it, sometimes they don't even work hard for it, believe me, they will always think कि हम तो, उनके अंदर मैनेज करने की जो ट्रमेंडस कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल लोगों में भी नहीं होती है, क्योंकि वो इस चीज को अपने बिहेवियर में डेवलप कर लेते हैं, विच इज अगेन अ नेगेटिव कॉग्निटिव फंक्शनिंग को दिखा रहा है, क्योंकि वो लिखा है ना कि इट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन, जो कि तो इसी वजह से उनके अंदर हम लगातार उस चीज को देखते हैं। जैसे एक पॉइंट भी लिखा है कि दे लैक बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटी एंड एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू फेट और लक, इस वजह से ऐसा होता है। गुड, ठीक है। अब कॉजेस की बात क्या है, पॉवर्टी के बहुत कॉजेस होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर, पुअर, खुद से पुअर होना, पॉवर्टी कल्चर, पॉवर्टी साइकिल को पढ़ लीजिएगा यहाँ से कि वही चीज लगातार लो पे चलती रहती है तो पॉवर्टी बनी रहती है, मतलब वो उन्हें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जैसे वो ग्रो करके जंप कर जाएं, और जो कर जाते हैं वो उस पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पॉवर्टी में रहते हैं हमेशा पुअर रहते हैं, चेंज भी होता है वो प्रोसेस उनके लिए, ठीक है। तो ये साइकिल ब्रेक भी होती है। फिर क्या क्या किया जा सकता है टू जस्ट रिमूव द पॉवर्टी, बहुत सारी चीजें हैं उनको। अब हमारे सोसाइटी के वो लोग आगे बढ़े जो पुअर को किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कराना चाहते हैं, इफ दे विल बी विलिंग टू हेल्प, यस, एज जनरली टू रिच पीपल वर वंस पुअर, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम इस पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है अगर आउटसाइड फोर्सेस वर्क करना स्टार्ट कर दे। आउटसाइड फोर्सेस कौन कौन होंगे, उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। देखिए गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है, जो पुअर लेवल होता है जिसको बिलो पॉवर्टी लेवल कहते हैं, बीपीएल कहते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। क्यों लाती है, क्योंकि यहाँ पर वो उनको लगता है कि एक इक्विटी में यहाँ पे उनको मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करती है, जो उनकी नीड है। उस हिसाब से गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है सबको बराबर का, अगर वो फ्री राशन दे रही है सबको क्यों नहीं दे रही है, बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है ना, क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है, उनको उनके लेवल से उठाना है ऊपर, तभी वो पॉवर्टी साइकिल ब्रेक हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लास्ट मतलब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्रेशन और वायलेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल चीजें हैं, तो ये इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। जो एग्रेशन और वायलेंस क्या है, ये एक डिसऑर्डर की तरह से आपने पढ़े हैं, ओडीडी पढ़ा है, कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ा है, उसमें आपने नोटिस किया था कि बहुत सारे टाइप के आपने एग्रेशन को भी स्टडी किया था। तो एग्रेशन क्या होता है, इट्स अ बिहेवियर बाय वन पर्सन दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन, राइट, जो कि हार्श वर्ड्स यूज करके भी किया जा सकता है और किसी के टुवर्ड्स हॉस्टाइल फीलिंग जनरेट करके भी किया जा सकता है। वायलेंस में क्या होता है, फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर
टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज वायलेंस। पहले भी इसके बारे में हमने बात करी है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है कि एग्रेशन में aggression involves the intention to harm or injure the person, whereas violence may or may not have such intention. तो एग्रेशन और वायलेंस जो होता है, इनको डेफिनेशन की याद में रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा, और पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि क्या होता है एग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी में डॉलर्ड मिलर का नाम आपको अब तक याद हो चुका है, फिर भी और याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बात इन्होंने कही है, और कुछ इस थ्योरी में नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर याद रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टर्म है वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी में आती है। डिस्प्लेसमेंट आपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा है, आपको पता है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि जैसे टीचर को अगर प्रिंसिपल ने डांट दिया तो टीचर आके वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल देते हैं, बच्चों पे निकाल देते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक एम्प्लॉय को उसके बॉस ने डांट दिया तो वो गुस्सा करता है, घर पे आके अपने बच्चों पर या अपने पार्टनर पे कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स पे कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो यूज इन द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन, की जब पर्सन जहाँ फ्रस्ट्रेट होता है तो अपने एग्रेशन को वीकर पर्सन पर निकालता है और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से इस चीज को करता है। हाँ, elder people, brother, no, my sister also does the same. Elder people, brother, siblings always do this. In fact, I also do this on my younger one. So it is very quite natural. ठीक है? Aggression is of two types. Aggression की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड हॉस्टाइल एग्रेशन। टू टाइप ऑफ एग्रेशन आर गिवन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सिचुएशन दी जाएगी, आज मैं प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी, सिचुएशन दी जाएगी, पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रेशन इज दिस, तो आपको मेंशन करना होगा। जब हम किसी पर्सन से कुछ छीनना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीजों को, अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप यूज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को ध्यान रखिएगा कि जिसमें आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल में आप, हॉस्टालिटी जो वर्ड आपको पता है, एक फीलिंग ही तो दिखाती है, यहाँ पे आपको सिर्फ फीलिंग है, इंटेंशन है कि हम हार्म करेंगे, ठीक है, उससे कुछ हासिल नहीं करना है आपको। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में हम एक होली ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स ऐसा करते हैं, हॉस्टाइल एग्रेशन में ऐसा नहीं करते हैं। क्या क्या वजह हो सकती है एग्रेशन की, अगेन इनबॉर्न टेंडेंसी हो सकती है किसी पर्सन की, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हो सकती है, साइकोलॉजिकली पर्सन ऐसा हो सकता है, उस पर्सन को ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो किया गया है और उसने अपने घर में एनवायरनमेंट ऐसा देखा है। हॉस्टाइल एग्रेशन एंड वायलेंस के बीच में क्या डिफरेंस है अभी बताते हैं, इसे कंप्लीट कर लें। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है पर्सन को बहुत ज्यादा, ये फ्रस्ट्रेशन उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो भी हमने आपको बता ही दिया। कुछ और कॉजेस के बारे में बात किया गया है कि एग्रेशन और किस किस वजह से हो सकता है, कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। ये तो मेन हो गए जो पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और डेवलप कैसे होगा, डेवलप होगा लर्निंग के थ्रू, स्पेशली बच्चों में। आपने नोटिस किया होगा जब आपने ओडीडी पढ़ा था, कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ा था, तो वो हम बच्चों की बात कर रहे थे, ज्यादातर बच्चों के केसेस में वो बात हो रही थी, क्योंकि हमारा जो लर्निंग का फेज होता है वो चाइल्डहुड में सबसे स्ट्रांग होता है। बड़े होकर तो हमें पता है कि हमें किस एग्रेसिव मॉडल को ऑब्जर्व करना है, किसको नहीं। हम ऑब्जर्व तो चलो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बिहेवियर में किस चीज को लाना है, किसको नहीं, हम फिल्टर करना जान जाते हैं। अगर हमें कोई जबरदस्ती गुस्सा दिलाए, जैसे कि मुझे, तो नहीं दिला सकता, बिल्कुल नहीं दिला सकता, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम किस एक्शन पे हमें प्रोवोक होना है, किस पे नहीं। लेकिन बच्चा जब इन चीजों को देखता है तो उसके अंदर, अगर उसको जबरदस्ती किसी बच्चे को गुस्सा दिला दिया जाए तो देखिए वो उल्टे सीधे काम भी कर देता है। तो ये सब मोड्स हो गए जिसके थ्रू एग्रेशन जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, अगर कुछ चीजें ऐसी रखी हैं तो हो सकता है किसी दिन बच्चा जो है वो, या कोई बड़ा पर्सन भी, उसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाए तो उन चीजों को यूज भी कर ले, तो उनकी अवेलेबिलिटी होना भी एग्रेशन को बढ़ा सकती है। और फिर आते हैं हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर, कि किसी कोई पर्सन कुछ ज्यादा ही हॉट टेम्पर्ड होता है तो फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर को ज्यादा दिखाएगा। उसके सेल्फ में एग्रेशन से एसोसिएटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परामेंट हाई होना, जल्दी गुस्सा होना, या फिर चीजों को तोड़ फोड़ देना, अगर ये चीजें उसके नेचर में है तो फिर वो चीजें उसके संग हो जाती हैं। कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन एंड देन द अनदर थिंग, हाँ, लैक ऑफ पेशेंस। कल्चरल फैक्टर में क्या क्या होते हैं, पेरेंटिंग, टीचर, पेरेंट्स जैसा डील करते हैं, और टू वॉच एग्रेसिव बिहेवियर, कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अगर हम कम कर दें तो रिड्यूस भी हो सकते हैं। ये सब चीजें जो होती है, फैक्टर्स हमारे आसपास होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े और जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे एंगर प्रोवोकिंग एक्शन हो गया,
अगर इसे कंट्रोल किया जाए, बच्चे को ज्यादा ऑब्जर्वेशन, ऐसी चीजों को ऑब्जर्व ना करने दिया जाए। होता भी है, अगर पेरेंट्स किसी बात पे बहस कर रहे हैं तो कहते हैं बच्चे से, बेटा आप अंदर चले जाओ, भी बड़े प्यार से ही कहते हैं उस टाइम पर। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो नहीं चाहते बच्चा एक एग्रेसिव मॉडल को ऑब्जर्व करे। तो जो भी इसके कॉजेज हैं, अगर उन पर हमारा कुछ चीजों पे कंट्रोल हो सकता है, वो हम कंट्रोल करेंगे, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज वर्क करेंगी एग्रेशन वायलेंस को रिड्यूस करने में। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है, ये टॉपिक है कि क्या हमारे एटीट्यूड्स, बिलीव्स, क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्टेड बाय हमारे एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर, जो कि फिजिकल वेलबींग से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, नजर मार सकते हैं। कॉग्निशन, लेवल ऑफ अवेयरनेस, जितना आप बिहेवियर में उस चीज को रिड्यूस करेंगे, उतना ही वो चीज थोड़ा हेल्प करेगी। दिस इज ऑल द लिटरेचर पार्ट, नॉट जनरेटिंग मेनी क्वेश्चन। और टीवी की इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चे उसके के थ्रू एसोसिएटेड लर्निंग करते हैं। साथ ही कैथारसिस एक टॉपिक था यहाँ पे, not mentioned here, but you can go through the NCERT, you'll get it there. ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला पार्ट। Now coming to the question that Vasundhara asked, what is the difference between hostile aggression and violence? Hostile aggression हमने कहाँ पर पढ़ा था? एग्रेशन के टाइप में पढ़ा था। जो एग्रेशन है और वायलेंस में डिफरेंस है, वही हॉस्टाइल और वायलेंस में भी है। हॉस्टाइल में क्या होगा कि हमारी जो इंटेंशन है पर्सन को वो हार्म करने की है। जैसे आपने ये लाइन पढ़ी ना यहाँ पे, वायलेंस मे और मे नॉट हैव सच इंटेंशन। तो जब हम ऐसी कोई भी हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होगा कि पर्सन हो सकता है उसके उसके थ्रू अपना एंगर वेंट आउट करे, तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन हो जाएगा, राइट। और वायलेंस वो कब होगा? वायलेंस जब वो पर्सन अपने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा उसके थ्रू। आप वायलेंस को इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन से तो कनेक्ट कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो, बट हॉस्टाइल एग्रेशन के सिमिलर नहीं होगा ये। ओके वसुंधरा? यस मैम हम्म मैम जो पेज नंबर 169 पे कॉजेज ऑफ एग्रेशन दे रखी हैं, और मैम जो 170 पे जो कॉजेज दे रखे हैं, मैम उनमें क्या फर्क है? ओके, जो कॉजेज हैं देखिए यहाँ पे भी हमने भी मेंशन करे हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो एग्रेशन के कॉजेज होते हैं, कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गई, हमारी टेंडेंसी हो गई, कैसे हमें ग्रो किया जा रहा है, हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है, ये वो कॉजेज है विभूति जिनको हम क्रिएट नहीं करते, या ये हमारे अंदर खुद से आ जाते हैं। ये वो होते हैं जिनके थ्रू हम लर्न करते हैं। एंगर प्रोवोकिंग एक्शंस के थ्रू बच्चा लर्न करता है। इन सब के थ्रू लर्निंग तो है ही अपने आप में एक प्रोसेस ही है जिसके थ्रू सारी चीजें आ जाती हैं। फिर बाकी देखिए सब प्रोसेस ऐसे हैं, अगर वेपन्स कहीं पर रखे हैं और उस जगह पर पर्सन बार बार रहता है और साथ ही साथ कुछ एंगर प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती रहे, तो वो हाई चांसेस है कि वो बच्चा उठा सकता है। अब ये सब क्या हो रहा है? दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये वाले पार्ट हो गए पहले वाले, सेट्स लिमिट्स एंड लेटर वंस इंक्रीज इंटेंसिटी। यस, जो हमारे ये वाले हैं, ये एक्सटर्नल हो गए, ये इंटरनल हो गए कॉजेज। ओके मैम। ओके, शुड वी कम टू द पीडीएफ नाउ? यस